स्टार्ट कर लीजिए। बोलिए। मतलब नॉन आइडियल मतलब रियल, मतलब फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड, दो ही के स्थान है इसमें। उसका बी फील्ड एक्सिस पे क्या था फार्मूला? बी फील्ड एट द एक्सिस म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। करेक्ट है। तो यहाँ देखिए, और ए तो पता है ना, और कॉस ए माइनस कॉस बी का तो फार्मूला भी पता है। मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसा है, और ये फाइनाइट लेंथ का है। ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, ठीक है। और एक ये पॉइंट है अदर देन मिडिल पॉइंट। इसका नाम हम लोग क्या बोले थे? थीटा 1। और ध्यान से अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो वो थीटा 1 और थीटा 2 इधर से भी लेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि इसको थीटा 1 और इसको अगर बीटा बोलते हैं, तो थीटा 2 को 180, थीटा 2 को क्या बीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पाई माइनस बीटा। तो यहाँ पे पाई माइनस बीटा कर दिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉस बीटा हो जाएगा। आए तो डैम श्योर है कि फिर थीटा 1 और बीटा ऑफ टी जो एक्यूट रहेगा, क्या रहेगा? मैक्सिमम 90 रहेगा, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको ग्राफ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एक मिनट खाली देख लीजिए, क्या डायरेक्टली कॉस बीटा लिख दें? क्या आप समझ पाए? और ए भी एक्यूट, ए भी एक्यूट, तो ये वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। और हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहे थे। और कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला तो आपको पता है। क्या होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला? साइन ए प्लस साइन बी होता है ना, 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। वैसे ही कॉस ए प्लस कॉस बी का भी तो कुछ फार्मूला होता होगा। बोलो भाई, ट्रिगोमेट्री अब जेई में आ गया। क्या होता है? 2 cos a प्लस बी बाई 2, शायद यही होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे माइनस रहता तो क्या होता? साइन हो जाता। करेक्ट। मतलब अभी ये सही है। ये सब फार्मूला छोटा छोटा फार्मूला है, लेकिन इसमें टाइम अगर वेस्ट हो जाएगा तो ये सब बिल्कुल अब यहाँ पे रहना चाहिए। एनीवे, इसका मतलब है कि जो भी रहेगा एक कॉस का फंक्शन दिखेगा। जो भी रहेगा किसका फंक्शन दिखेगा? कॉस का फंक्शन। और स्टूडेंट, तब इसका ग्राफ, अब इसमें डेरिवेशन नहीं करूँगा कि हाँ यही ग्राफ रहेगा। इस तरीके से जाएगा कॉस के फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ए वैल्यू बिल्कुल म्यू नॉट एन आई रहेगा। यहाँ पे म्यू नॉट एन आई क्या रहता है? इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए ए वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, राइट।
इज इट, और ए है मिडिल पॉइंट का, कहाँ पे है, मिडिल पॉइंट का वैल्यू। मिडिल पॉइंट पे थीटा 1 और बीटा डिफरेंट रहेगा या सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 1 और बीटा सेम हो जाएगा तो क्या नजर आएगा, 2 cos थीटा 1 नजर आएगा, 2 cos थीटा 1, ठीक है। चलिए, मतलब आ सकता है ऑब्जेक्टिव जनरली कि सोलेनॉइड के अंदर अगर फाइनाइट लेंथ रहेगा तो ग्राफ कैसा रहेगा, तो उसमें ग्राफ अगर फाइनाइट लेंथ रहेगा तो ये कॉस का, और उसमें निगेटिव पार्ट में नहीं लेके जाना है, मैं बी वर्सेस मैग्नीट्यूड का, ये कौन सा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, बी वर्सेस लेंथ, बी वर्सेस व्हाट। तो यहाँ पे अगर आप मिडिल मानते हैं तो यहाँ पे क्या मानिएगा, मानते हैं एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे जीरो ले लिए, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस l/2, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस l/2 से। और फिर से बोल रहा हूँ, एंड पॉइंट पे म्यू नोट ni/2 नहीं कर देना है, बजाय वो इनफाइनाइट के लिए था, नॉट फॉर फाइनाइट, राइट, फाइनाइट के लिए वो, क्योंकि आप यहाँ पे आ जाएंगे, मान लेते हैं आप इस पॉइंट पे आ गए फाइनाइट लेंथ के लिए, तो नो डाउट थीटा 2 आपका नजर क्या रहेगा 90, बट थीटा 1 क्या जीरो बनेगा क्या फाइनाइट लेंथ के लिए, नहीं बनेगा, तो उसका सर्टेन वैल्यू रहेगा, लेकिन म्यू नोट ni/2 नहीं रहेगा, करेक्ट। अब हैरी कैसे करेगा, कॉस के ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हटा दीजिए, मेरे काम का नहीं है। क्या बोले, हाँ l/, प्लस माइनस l/2 से प्लस l/2। अच्छा, अगर ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए प्रॉब्लम में सोलेनॉइड के लिए कि वेरी थिन एंड लॉन्ग, वेरी थिन एंड लॉन्ग सोलेनॉइड, इसका मतलब तो रेडियस इज वेरी लेस, राइट। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या रहता है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए मिडिल पॉइंट पे क्या रहता है, ये है मेरा मिडिल पॉइंट, मतलब x इक्वल टू 0 और पूरे लेंथ l है, तो मिडिल पॉइंट पे वैल्यू होता है म्यू नोट ni, करेक्ट। और मिडिल पॉइंट के आसपास नेबरहुड के पॉइंट पे, कहाँ पे, नेबरहुड के पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम वैल्यू रहता है, लेकिन एंड पॉइंट की तरफ जाते जाते यस करेक्ट, और यहाँ पे कितना तक कम हो जाता है, बट जहाँ से कहीं ना कहीं से तो डिक्रीज करेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक मेरा पॉइंट है मिडिल पॉइंट के आसपास का पॉइंट, तो मिडिल, इसका मतलब है मिडिल पॉइंट के नेबरहुड में ऑलमोस्ट इनफॉर्म रहेगा मैग्नीट्यूड, क्या रहेगा, इनफॉर्म रहेगा। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट की तरफ जाते रहेंगे तो घट कर एंड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो यह रहेगा x इक्वल टू प्लस l/2, और यहाँ पे x इक्वल टू व्हाट, यह रहेगा वैल्यू। तो दोनों का ग्राफ में डिफरेंस है, वो कॉस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, बट इसमें कॉस के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट इनफॉर्म कांस्टेंट। जस्ट लिख लीजिए, कहीं पे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा ग्राफ का तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आइए, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L इक्वल टू 0.4 मीटर एंड डायमीटर 0.6 मीटर consist of single layer एक मिनट, कभी जाइएगा
मोटर वगैरह जलता है ना पैम्प सेट का, तो उसमें अंदर में वायरिंग होता है, फिर कॉइलिंग, राइट। देखिएगा एक वायर के बाद उसके ऊपर दूसरा वायर रहता है। तो इसका मतलब कि मान लेते हैं एक ग्रीन कलर का, मैंने सिलेंडर पे एक ग्रीन कलर का वायर का लपेट रैपिंग किया और फिर ऊपर उसके ऊपर क्या रेड कलर का, तो सिंगल लेयर रहा या डबल लेयर हो गया, डबल लेयर। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिंगल लेयर of 1000 turns of fine wire, of 1000 turns of fine wire carrying a current of 5 into 10 to the power minus 3 ampere. Find the magnetic field on the axis at the middle point and at the end point of solenoid. At the middle point and the end point of solenoid. और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, आगे क्या कुछ तो यूनिट होता होगा, यूनिट कुछ नहीं, मतलब काम चला लेंगे। चलिए क्या लिखे हैं स्टूडेंट, यूनिट। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ए, यूनिट निकाल लेंगे भाई। यहाँ से B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, कुछ नहीं याद आ रहा है, 2R तो याद रहेगा, यूनिट ही तो निकालना है। यहाँ से इसका कितना रहेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो टेस्ला। ये क्या हो जाएगा मीटर, ये क्या हो जाएगा एम्पियर, बाद में वहाँ से देख लेंगे। उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना रहेगा, वोल्ट सेकेंड एम्पियर मीटर में, तो ऐसे भी कर लेंगे। चलिए बहुत डिफरेंट टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्टिक्स में क्या स्टार्ट हुआ, लेंस मेकर फार्मूला। अब जो ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट फाइल शेयर करूंगा कल के क्लास से, उसका हेडिंग रहेगा ऑप्टिक्स कंबाइंड 12th एंड ड्रॉपर पार्ट सेकेंड, और उसमें लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इससे पहले जो पढ़ाया गया उसको ऑप्टिक्स पार्ट 1 कर दूंगा, ठीक है। उसके पीछे का वजह है कि इनका अब कंबाइन हो गया, तो इनका लेक्चर नंबर कुछ और था ड्रॉपर का, और आपका कुछ और था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सबसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं,
इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से क्या लग रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का है या फाइनाइट लेंथ का? देखिए तो मैंने cos θ1 सही लिखा है और ये भी चेक कीजिए cos θ2 क्या सही लिखा है? ये तो ऑप्टिव है, राइट? तो भाई यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ का मैग्नीट्यूड एंगल का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? तो ये मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा प्लस θ2 इक्वल टू पाई कर लेंगे और cos अल्फा cos θ1 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? तो यहाँ से cos θ2 कितना नजर आएगा? ये नजर आएगा। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद तो बस कैलकुलेशन ही करना है। आंसर है पाई के टर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन पे पाई इंटू 10 टू द पावर -5 और डिवाइड बाई √13 टेस्ला। एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का क्या रहेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट और n का वैल्यू तो ये रहेगा ना, ni/2 cos θ1 और माइनस cos θ2। देखिए सही है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आई का वैल्यू भी पता है, एक कहाँ का रहा, मिडिल पॉइंट का, राइट? और एंड पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन, ni/2 cos θ1 और माइनस cos 90। तो बस सिर्फ बचेगा क्या, cos θ1 बचेगा। एक मिनट, तो यहां से भी आपने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखिए तो, कि यार फाइनाइट लेंथ का भी रहेगा, नो डाउट वो म्यू नॉट ni नहीं होगा, बट फाइनाइट लेंथ का भी जो रहेगा उसका जो मिडिल पॉइंट पे मिलेगा उसके रेस्पेक्ट में, उस वैल्यू के रेस्पेक्ट में, ये जो वैल्यू मिला है उसका हाफ ही तो एंड पॉइंट पे मिलेगा। वो म्यू नॉट ni नहीं है, कुछ और है, बट जो भी है उसका हाफ रहेगा एंड पॉइंट पे। यहां से ये समझ में आ गया है? देखिए ये तो ऐसे ही ऐसे हो जाएगा 2/13, हाँ या ना? इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 × 10⁻⁻1, बाहर भी तो निकलेगा 10⁻⁻1 कॉमन लेने के बाद, तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है उससे, ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ए थिन सोलेनॉइड, हाँ, अच्छा cos θ1 का वैल्यू मैंने सही लिखा या गलत लिखा? मिडिल पॉइंट से लेंगे तो आधा होगा ना लेंथ। ओहो नहीं, सॉरी स्टूडेंट, मैंने गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, सॉरी स्टूडेंट। अब जब एंड पॉइंट पे रहेगा, ओके, वेरी गुड नीलांजन,
इसका मतलब है, नहीं मिस्टेक हो गया, एंड पॉइंट्स लेंगे तो अब ये जो पहले वाला θ1 था वो θ1 नहीं रह जाएगा, इसलिए हाफ नहीं रहेगा। अगर लिख लिया होगा तो सुधार लीजिए। अब ये θ1 कुछ और हो जाएगा, करेक्ट, और ये θ2 रहेगा, करेक्ट। तो एंड पॉइंट के लिए आपका cos θ1a बनेगा, सॉरी स्टूडेंट, 0.4 डिवाइड बाई 0.4 का स्क्वायर अब प्लस 0.3 का स्क्वायर, इसलिए वो आधा नहीं रहेगा, हाफ नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थीन सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, a thin solenoid of length 0.4 meter and having 500 turns of wire and having 500 turns of wire carries a current 1 ampere, then find magnet. A thin solenoid of length 0.4 meter, एकदम ध्यान से सुनना है, and having 500 turns of wire carries a current 1 ampere, then find out B field at the middle point and at the end point on its axis. ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे n का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ देखेंगे क्या होगा, मिडिल पॉइंट पे म्यू नॉट NI और एंड पॉइंट पे म्यू नॉट NI बाई 2। देखिए मान लेते हैं कि मेरा सोलेनॉइड डबल लेयर का है, नॉट सिंगल लेयर, करेक्ट, और दो वायर है, एक सॉलिड वायर एक डॉटेड वायर। इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है, जिसको डॉटेड वायर है, I2, और इसका फ्लो ऐसे हो रहा है, इसका फ्लो ऐसे हो रहा है, और इसका N1 है बट इनफाइनाइटली लॉन्ग है सोलेनॉइड, राइट, और इसका N2 है। तब मिडिल पॉइंट पे निकाल पाएंगे बी फील्ड। मैग्नीट्यूड से पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन तो बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उसी का डायरेक्शन डोमिनेट रहेगा। और इसके वजह से कैसा रहता था, कल ही तो बताए थे कि किसी एक सर्कल का देख लीजिएगा, इसके वजह से इनवर्ट रहेगा ना इस डायरेक्शन में, मैं इस तरफ से ही देख रहा हूं, तो इस तरफ से, एक मिनट, इस तरफ से देखेंगे तो करंट तो मुझे ऐसे नजर आएगा। मैं तो यहां पे देखूंगा ना,
इसमें करंट कैसे जाते हुए नजर आएगा, जब बताएं तो सही। ऐसे जाकर ऐसे आएगा, तो टर्निंग से कौन सा पीछे था? से वो दूसरे वाला वायर था। मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। से उसमें से तो ऐसे है ना। यहाँ देखिए, ओह हाँ सर, वो ऐसे जाएगा राइट साइड। एक मिनट, सही तो था। हाँ ठीक है। नहीं भाई, तो किसी एक कॉइल का देखना है, आप ड्रॉ कीजिए ना कॉपी में। और इस तरफ से देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, राइट। तो यहाँ पे जब इस तरफ से देखेंगे तो इस कॉइल में मुझे करंट कैसे नजर आएगा। आप कॉपी में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दो डायग्राम आपके सामने बनाए हैं। एक ऐसे, ये यहाँ से देख रहे हैं, एक ऐसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज ना, और एक ऐसा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड और क्लॉकवाइज के लिए, तो इसके लिए बी फील्ड इधर रहेगा, इसलिए बी फील्ड ठीक तो था। इसके लिए बी फील्ड क्या रहेगा, आउटवर्ड, इसलिए बी फील्ड इनवर्ड, करेक्ट है। तो ये जो सॉलिड वायर है उसके कारण बी फील्ड किधर रहेगा, टुवार्ड्स लेफ्ट, और जो डॉटेड वायर है उसके लिए बी फील्ड किधर रहेगा, टुवार्ड्स राइट, करेक्ट है। तो यहाँ पे नेट बी फील्ड, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि बी फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये तो पता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट बी फील्ड, और फिर भी आपको अभी नहीं पता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कौन डोमिनेट करेगा, तो बचने के लिए b1 माइनस b2 कर दीजिए, हाँ या ना। जो भी रहेगा अलॉन्ग द एक्सिस रहेगा, और उसमें से इसके वजह से क्या रहेगा, टुवार्ड्स लेफ्ट, और इसको ऐसे रहेगा टुवार्ड्स, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लीजिएगा। इसका मतलब इसके कारण क्या रहेगा, अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, और एंटी क्लॉकवाइज के वजह से क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ऐसे मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि मैं आपसे क्या सिर्फ पूछा हूँ, मैग्नीट्यूड, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, करेक्ट। अब बाद में जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उसी का डायरेक्शन नेट डायरेक्शन होगा, एग्री ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, म्यू नॉट n1 और माइनस वाट, म्यू नॉट n2 देख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं तो मान लेते डायरेक्शन एग्जाम में नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो इतना तो पता होगा कि जो भी रहेगा एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट रहेगा, अपोजिट रहेगा। लेकिन दोनों लेयर में करंट का डायरेक्शन सेम रहता तो माइनस होता या प्लस हो जाता, प्लस हो जाता। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऐसे ये चीज़ मैं बाद में पढ़ाऊँगा। इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होता है, अभी तो एग्जाम में बैठे हैं, L1 प्लस जस्ट लाइक रेसिस्टेंस होता है, जस्ट लाइक रेसिस्टेंस। बट इसको मैं प्रूफ कर दूंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है, आगे चलकर जब एसी पढ़ाते रहेंगे तो। और इसका इक्विवेलेंट मतलब रेसिस्टेंस के जैसा सोचेंगे, L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। यहाँ देखिए, किसी का ऑडियो अनम्यूट है, थ्री आइडेंटिकल सोलेनॉइड है, और यहाँ से करंट आ जा रहा है, आइडेंटिकल है तो सबका नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसके मिडिल पॉइंट पे बी फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2 टेस्ला। तो इसके मिडिल पॉइंट पे क्या होगा, बी फील्ड का वैल्यू, इसके मिडिल पॉइंट पे क्या होगा, एंड ऑल थ्री आर आइडेंटिकल, पी क्यू आर ऑल आर आइडेंटिकल। ये जस्ट नीट से भी बिलो लेवल का हो गया क्वेश्चन।
और ए नहीं दिया हुआ कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, आइडेंटिकल बोलकर ही काम चल गया। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा करंट का, यहाँ पे करंट अगर आई है तो इसमें कितना करंट जाएगा I/2, इसमें भी कितना करंट जाएगा I/2। बाकी सब कुछ, बाकी सारा पैरामीटर तो सेम रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे 2 टेस्ला है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मिडिल पॉइंट पे 1 टेस्ला, यहाँ पे 1 टेस्ला, करेक्ट। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा डायग्राम के साथ, तो मान लीजिए जो चैप्टर इसको कवर नहीं किए, जो सोलेनॉइड नहीं पढ़े हैं, तो सिर्फ छोड़ देंगे क्योंकि वो नहीं पढ़े हुए हैं, बट इसमें तो फ्री में मार्क्स है, राइट। तो इसका मिडिल पॉइंट पे क्या होगा 1 टेस्ला, और इसका भी मिडिल पॉइंट पे क्या रहेगा 1 टेस्ला। अब जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो बहुत यूनिक डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। वो डेरिवेशन HCB में भी नहीं है। लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। हेडिंग क्या है स्टूडेंट? मैं HC वर्मा का 2 चैप्टर को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, उसको पढ़ाएंगे। तो अभी तो ये भी तो बचा हुआ है, 2 करंट कैरिंग वायर के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कुछ बचा हुआ है। बट इसको कवर, क्योंकि वहाँ का यूज कहीं पे मैं करूँगा, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ मिक्स करके अरेंज करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टोरवाइड तो 5 मिनट का है, HC वर्मा में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, टोरवाइड कुछ नहीं है भाई, एक रबर का पाइप लीजिए, उस पर लपेटिए, उस रबर के पाइप को ऐसे घुमा दीजिए, वही बन गया क्या टोरवाइड बन गया है। ये था सोलेनॉइड, और इसको सर्कुलर बना दिया तो क्या बन गया टोरवाइड। इस चैप्टर से HCB का जो भी हाईलाइटेड प्रॉब्लम है 1 से लेकर लास्ट तक मैं खुद ही सेलेक्ट कर लूँगा, और वैसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप लोग से खुद से बन जाएगा जब भी बनाइएगा लाइफ में, उसको सिर्फ छोड़ूंगा, ठीक है, ताकि आपका प्रेशर थोड़ा JEE मेन के लिए रिड्यूस हो जाए, चाहे रोटेशन हो या ये चैप्टर हो, करेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। यहाँ देखिए, अभी लिखना नहीं है, ये बी फील्ड है, यूनिफॉर्म बी फील्ड। कैसा यूनिफॉर्म बी फील्ड किसे बोलते हैं? क्या समस्या है भाई, बोलते क्यों नहीं है? क्या आप लोग के पास प्रॉब्लम है? यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो क्या बोलिएगा यूनिफॉर्म। अरे जो डॉट दिखाए इसका मतलब, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे डॉट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब बी फील्ड व्हाइट बोर्ड के क्या है आउटवर्ड है, करेक्ट है ना। और इस बी फील्ड में मैं किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से, इस जो मेरा मार्कर है बी फील्ड का, ये मेरा बी फील्ड का डायरेक्शन है, राइट। इस मार्कर के रेस्पेक्ट में, इस मार्कर के साथ इस वेलोसिटी का 90 डिग्री अगर एंगल बनाकर, कितना डिग्री? इज इट कंपल्सरी ऑलवेज 90 बनेगा? नहीं है, बट अगर 90 डिग्री एंगल बनाकर प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका पाथ क्या होगा? क्या होगा? ये पाथ आपको कैसे पता चला? मेरा क्वेश्चन ये है कि नहीं है, ये ठीक है, एकदम बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट बोले, और उसका रेडियस भी निकालने के लिए आता है, राइट, और उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकालने आता है, और उसमें ये भी रहता है कि अच्छा ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री, मतलब मेरा एक चार्ज पार्टिकल व्हाइट बोर्ड में है, किसमें है? अच्छा, इस चार्ज पार्टिकल मेरा अभी भी व्हाइट बोर्ड में है, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो अभी भी 90 डिग्री पे ही है भाई, अभी भी क्या है 90 डिग्री पे है, करेक्ट है ना। और इस
किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन इन्फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, नॉन इन्फॉर्म में कीजिएगा तो सर्कुलर नजर आके इलेक्ट्रिकल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक डैम से पूरा सर्कल कंप्लीट ही होगा, नहीं हो भी सकता, और वो अलग समस्या है, उस पर क्वेश्चन लेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन एचसी लिया हुआ है। बट मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सर्कुलर ही क्यों होगा, तो है ना समस्या। ट्रैजेक्टरी अगर डेप्थ में देखा जाए तो नहीं लगता कि अगर ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट पाथ इज सर्कुलर, तो ट्रैजेक्टरी निकालना पड़ेगा एकदम अच्छे से, प्रूव दैट पाथ इज व्हाट सर्कुलर। तो ये डेरिवेशन जो करेंगे तो मेडिकल वाले बच्चे आराम से सिर्फ नोट करते रहिएगा, दिमाग नहीं लगाना है, उसका रिजल्ट बाद में लिख देंगे। बट फिर भी डेरिवेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि उस डेरिवेशन के हेल्प से जहाँ पे, यहाँ ध्यान सुनते रहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेगा और बढ़िया सा क्वेश्चन एक रहेगा जिसमें कि उसमें फोर्स लगाना रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगता है, तो उसको बोलते हैं क्या कौन सा फोर्स, लॉरेंस फोर्स। तो उसका ट्रैजेक्टरी वगैरह एचसी में दो अलग अलग चैप्टर में लास्ट प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, जो कि आईआईटी में 10 मार्क्स का ऑलरेडी आया हुआ है, एक क्वेश्चन सिर्फ। तो उस डेरिवेशन से थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, वहाँ का सोल्यूशन जब मैं करूँगा तो समझने में। एनीवे, बट ये तो बात सबको पता है कि पाथ सर्कुलर होता है। तो मेडिकल वाले सिर्फ लिख लीजिएगा डेरिवेशन इज नॉट कंपलसरी, लेकिन फिर भी लिखिएगा कम से कम, यहाँ पे लिखिएगा, बाद में उसका रिजल्ट कंपलसरी आपके लिए रहेगा। और जेईई मेन वाले के लिए सब कुछ कंपलसरी है। तो सबसे पहले बताया कि व्हाट इज द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर द फोर्स। क्या हो जाएगा, क्यू भी, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी नहीं बोल रहे हैं, मैं बस किसी चार्ज पार्टिकल का, अब यहाँ पे बी क्या है, कांस्टेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट, कांस्टेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता है, ये फार्मूला है मेरा, डिफाइनिंग इक्वेशन है। तो यहाँ देखिए, ये अंदर का क्वांटिटी तो वेक्टर है, तो आपको लगता है कि वेक्टर का एक फार्मूला पे बहुत सेट कर जाएगा, हाँ या ना, ये वेक्टर। तो इस अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन और V क्रॉस B का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, और अगर Q का वैल्यू निगेटिव रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन और V क्रॉस B का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया है, करेक्ट ना। बट V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर रहेगा स्टूडेंट, V क्रॉस B का डायरेक्शन B पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और V पे भी परपेंडिकुलर, ये तो बात पता है ना। देखिए, ए है बी फील्ड और ए एंगल है थीटा, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है क्यू। अब मान लेते हैं कि मेरा क्यू पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, और भी और बी दोनों मेरा व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। कहाँ पे है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, और क्यू को मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर अवे रहेगा, ये रहेगा फोर्स का डायरेक्शन, करेक्ट। और ये फोर्स बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, और लिखिए, दिखाइए दिखाइए, इसका मतलब है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड बी
किसी भी चार्ज पार्टिकल में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? जब थीटा 90 रहेगा। थीटा क्या रहेगा? 90 रहेगा। लेकिन अगर थीटा 0 रहेगा, बी फील्ड के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और थीटा अगर 180 रहेगा तो तभी तो फोर्स 0 हो जाएगा, साइन 180। सॉरी, और बी और भी जस्ट अपोजिट रहेगा, मतलब थीटा 180 रहेगा तब भी क्या रहेगा? और इस केस में अगर थीटा 90 रहेगा तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड बी, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ, मतलब वी और बी का वैल्यू गिवन है और थीटा को वैरी करने का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो 90 डिग्री पे क्या रहेगा? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रहेगा। करेक्ट। और वैल्यू कितना रहेगा? क्यू भी बी। यहां देखिए, इसको लिखना नहीं है। Q को क्या आप di/dt लिख सकते हैं? करेक्ट। या एवरेज करंट के लिए, और करंट कांस्टेंट है तो I/T भी लिख सकते हैं। सॉरी, Q को I इंटू टी ना स्टूडेंट, Q को व्हाट? I इंटू टी। और V को क्या लिख सकते हैं? dl/dt, dl/dt, जस्ट ऐसे समझाने के लिए। क्रॉस बी क्या, और डी टाइम और टाइम, या इसको I/dt लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज के लिए। इंस्टेंटेनियस चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं? I/dt। dt और dt आपस में क्या हो जाएगा? तो बचेगा क्या? I/dl क्रॉस बी। तो यही तो क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी फार्मूला से वहाँ यहाँ पे आ जाएंगे, इसी फार्मूला से कहाँ जाएंगे? वहाँ आने वाले हैं। करेक्ट है ना? चलिए, अब बताइए वर्क पावर एनर्जी। यहाँ देखिएगा सब लोग, और खासकर ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट, कहीं कहीं पे आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला क्या पढ़ाए हैं वर्क पावर एनर्जी में? बोलिए भाई। F.V पढ़ाए हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है? ये भी तो डिराइव करके लाए थे। और आज के बाद आप नोट कर लीजिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर होता है F.V। क्यों और कैसे बाद में लिखिए। अब ये बताइए, बाकी लोग को तो याद है ना, 12th क्लास के बच्चों को? और F क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा कि जो बी फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की वजह से अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क कितना होगा? तो क्यू भी क्रॉस बी, ये मेरा फोर्स है। करेक्ट। और डॉट भी, तो आपको नहीं था कि फोर्स और भी आपस में परपेंडिकुलर हो गया है? फोर्स और भी आपस में क्या है? इसका मतलब है कि ऑल द टाइम पावर क्या शो करते रहेगा? एक मिनट, दिस इज द वजह मैग्नेटिक फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे जो लगता है उसको वाटलेस फोर्स बोलते हैं, पावरलेस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावरलेस। जब पावरलेस फोर्स है तो वर्क डन करेगा? इसका वर्क, उसके वजह से वर्क क्या होगा? एक मिनट रुकना है, मैं लिखवाऊंगा भाई, जब बोलेंगे पहले सुनिए कहानी। इसका मतलब है कि जब वर्क ही नहीं करेगा तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो पक्का सुने होंगे, 11th क्लास में सब बच्चे समझते नहीं लेकिन रटते जरूर हैं। व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन। और अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर वर्क ही नहीं कर रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? मतलब KF इक्वल टू KI। इसका तो काइनेटिक क्या रहेगा? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता है। क्या चेंज नहीं करता है? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है। मैंने ये नहीं बोला कि वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है तो एक्सेशन होगा, राइट? तो उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है। तो वेलोसिटी चेंज करता है बट स्पीड चेंज नहीं करता। ऐसा क्यों?
क्योंकि अब फोर्स कैसा फोर्स है, पावरलेस। यहाँ तक अब ये लिखिए, फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल, नीचे एक नोट करके लिखिएगा, तो फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स इज पावरलेस फोर्स और वाटलेस फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज, ये तो मोर एंड मोर जनरलाइज कर दिया ना, तो इंस्टेंटेनियस बोल दिया, हर टाइम पे पावर क्या शो करता रहेगा, जीरो। करेक्ट। इज पावरलेस फोर्स और वाटलेस फोर्स। इट मीन्स वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज जीरो। इट मीन्स वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज जीरो। यहां से डिराइव कर दिया, आपके सामने डेरिवेशन है, P इक्वल टू जीरो, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू व्हाट, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करेक्ट। और उसके बाद कौन सा थ्योरम, फ्रॉम WET। इसका एक मिनट, इसका मतलब है कि अगर फोर्स के नाम पे, ध्यान सुनिएगा, अगर फोर्स के नाम पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा है, तो जिस स्पीड से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इन करेगा, उसी स्पीड से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से आउट होगा, अगर आउट होता है तो। करेक्ट। जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब तक उसका स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के। एंड इफ फोर्स, ये मैं सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के रेफरेंस में लेकर बात कर रहा हूँ, कौन सा, किसके वजह से, वर्क, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। राइट। तो ए वैल्यू डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। देन के इक्वल टू व्हाट, के आई। इसका मतलब के इक्वल टू के आई। तो यहाँ से एक लाइन क्या लिखना चाहिए, इफ फोर्स इज ओनली मैग्नेटिक फोर्स, लिखिए, इफ फोर्स इज ओनली मैग्नेटिक फोर्स देन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। बट इसमें कंडीशन है, फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या रहना पड़ेगा, दूसरा फोर्स रहेगा, तो उसके लिए तो मैंने ये बात नहीं बोला है, प्रोवाइडेड ओनली फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी आप लिख लीजिएगा, मतलब जिस स्पीड से इन करेगा, और मान लीजिए कुछ जोन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिस स्पीड से इन करेगा उसी स्पीड से क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, आप बताइए अब। डीएम को क्या, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात से पूछते रहना है, ऐसा नहीं कि हाँ अब एक बार डीएम क्या चेंज इन मास है या छोटा मास है। वैसे डी डब्ल्यू क्या होता है, चेंज इन वर्क नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जो डी जो डिफरेंशियल है वो चेंज के लिए भी यूज करते हैं और छोटे क्वांटिटी के लिए भी यूज करते हैं। करेक्ट है ना। चलिए, ये भी इंटरेस्टिंग था। लिखिए, देयर इज ए थ्योरी चल रहा है, देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउट फ्रॉम द प्लेन एज शोन इन फिगर, directed out from the plane
एज सोन इन फिगर। ऐसे कर दीजिएगा, थ्योरी स्टार्ट किया हूं, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a charged particle is projected in the direction of positive x-axis with a speed v naught, with a speed v naught. The particle has a mass m and charge q. Find the equation of its path. Find the equation of its path. डायग्राम बनाइए। और इस एजम्पशन के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा चार्ज पार्टिकल है और इनिशियली में वी नॉट स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किए हैं और इनफॉर्म बी फील्ड बोल दिए हैं। कैसा बी फील्ड? तो बी फील्ड इनफॉर्म हो या नॉन इनफॉर्म हो, इसका स्पीड चेंज हुआ क्या? जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि बी फील्ड क्या है, पावरलेस, वो इनफॉर्म बी फील्ड के लिए या ऑल टाइप ऑफ बी फील्ड के लिए? ऑल टाइप ऑफ। इसका मतलब यहाँ देखिएगा, इसको प्रोजेक्ट किए हैं, करेक्ट है ना यहाँ तक? तो स्टूडेंट मेरा b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है, इसको मान लीजिए b के कैप, जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें मेरा b फील्ड क्या है? b अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। ये मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस, और ये क्या है? आउट ऑफ द प्लेन b फील्ड। तो इतना तो डैम श्योर है कि मेरा चार्ज पार्टिकल का स्पीड ऑलवेज सेम रहेगा, वेलोसिटी अलग रहेगा, बट व्हाट अबाउट स्पीड? करेक्ट। और ये चार्ज पार्टिकल कैसे प्रोजेक्ट किए हैं? ध्यान से देखिएगा, v नॉट से। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? जो पार्टिकल जैसे वैसा ही रहना पसंद करता है, अनटिल अनलेस। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि मैंने पार्टिकल का स्पीड इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था, करेक्ट, और मेरा पार्टिकल व्हाइट बोर्ड के प्लेन में था, बातों को समझना है। और मैं व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही अगर फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं पता है कैसे, लेकिन जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही लगा रहे हैं, करेक्ट। तो भाई व्हाइट बोर्ड मेरा एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट है, और फोर्स अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स होगा और ए वाई होगा, नहीं एक्स होगा। और मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किधर किया था? अलॉन्ग एक्स एक्सिस, व्हाइट बोर्ड में रखते हुए। ये पार्टिकल कभी भी जेड एक्सिस की तरफ जाएगा? मेरे डायग्राम के लिए खास करके नहीं जाएगा। वजह
इस पे फोर्स जब निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू व्हाट, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू टी इक्वल टू 0 पर ही फोर्स देखिए, या किसी मोमेंट पे देखेंगे तो फोर्स जब निकालेंगे तो वेलोसिटी इन टी इक्वल टू, भाई सिचुएशन तो टी इक्वल टू 0 से ही चेंज होना स्टार्ट होगा, तो टी इक्वल टू 0 पे भी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर रहेगा, भी क्रॉस बी का मतलब है कि आई क्रॉस के माइनस जे, नीचे तो इसका मतलब अलॉन्ग निगेटिव आई एक्सिस, बट जो भी अब हाइट बोर्ड में ही है, राइट। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पार्टिकल को इधर जाने देगा या इस तरफ खींचेगा, नहीं, तो क्या ट्रेजेक्ट्री ऐसे रहेगा एकदम स्ट्रेट लाइन, या कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर चार्ज पार्टिकल आपका निगेटिव रहता देन, मतलब सर इतना तो डैम श्योर है कि प्लेनार, आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके चार्ज पार्टिकल का मोशन अब 1 डायमेंशनल नहीं रहने वाला है। हम लोग कोशिश किए थे इसको 1 डायमेंशनल मोशन करने का, एक एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया, बट इसका मोशन अब 1 डायमेंशनल होगा या 2 डायमेंशनल हो जाएगा, 2 डायमेंशनल, और ऐसे या ऐसे झुकेगा, ऐसे जाएगा, वजह इस पे t इक्वल टू 0 पे फोर्स ऐसे लगा है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा, मान लेते पार्टिकल मेरा किसी मोमेंट पे, ये मेरा पार्टिकल है, यहाँ पहुँचा, तो वेलोसिटी तो ऑलवेज ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है ना, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी v0 रहेगा, वेलोसिटी v बन जाएगा, v, यहाँ का v और यहाँ का v0 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन अब जो फोर्स लगेगा वो अब क्या रहेगा, इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर रहेगा, किधर रहेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऑलवेज रहेगा, कैसे किधर रहेगा, मतलब इतना श्योर है कि सर आप किसी मोमेंट t इक्वल टू 0 पे आप ऐसा पाथ दिखा सकते हैं, t इक्वल टू t पे आप ऐसा पाथ इमेजिन कर सकते हैं, और मोशन कौन सा प्लेन में होते रहेगा, XY प्लेन में, क्योंकि मैं फोर्स किस प्लेन में लगा रहा हूँ, XY प्लेन में ही फोर्स लग रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे एट एनी टाइम t एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट मेरा x और y है, लिख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ऐसा दिखाना सही नहीं रहता, करेक्ट। एट एनी टाइम t, यहां देखेंगे एवरीवन, एट एनी टाइम t v का सिर्फ एट एनी टाइम t, क्या v का बाई कंपोनेंट 0 रहेगा या v का दोनों कंपोनेंट रहेगा, दोनों कंपोनेंट रहेगा। t इक्वल 0 पे सिर्फ x कंपोनेंट था, तो क्या v इक्वल टू लिख सकते हैं vxi प्लस vyj, यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन भी रिवीजन हो जाएगा, v इक्वल टू व्हाट, vxi प्लस vyj। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका वेलोसिटी कौन सा क्वाड्रेंट में है, अब आपका वेलोसिटी किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, प्लेन में है, तो इसका x कंपोनेंट भी रहेगा और y कंपोनेंट, और अगर आपका वेलोसिटी xy प्लेन में है, राइट, तो वहाँ पे vxi प्लस vyj लिख सकते हैं। यहाँ तक सही है ना, लेकिन आप बताएं तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू क्या v0 स्क्वायर लिख सकते हैं ऑल द टाइम, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑल द टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। एट एनी टाइम t, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, q v क्रॉस b। बहुत अच्छा रिवीजन होगा रेस्ट एंड मोशन का। vxi प्लस vyj क्रॉस b के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेके बताइए क्या होगा। इस डायग्राम को हटा दें, बाद में दोबारा रिक्वायरमेंट होने से इसको ड्रॉ करूंगा। F इक्वल टू क्या होगा एवरीवन, I क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस के I।
इसका मतलब एफ इक्वल टू होगा माइनस क्यू वी एक्स बी, जे ना, आई और प्लस क्यू वी वाई बी आई कैप। यहां से देखेंगे ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, आपका फोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपका फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। बट व्हाट अबाउट फोर्स का मैग्नीट्यूड? फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको स्क्वायर करके जोड़ के देख लीजिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बी तो दोनों में सेम रहेगा, बाहर निकाल लेंगे, और वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि वी एक्स और वी वाई वेरी कर रहा है, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा? इसका मतलब यहाँ पे ये भी तो समझ में आ गया कि किसी भी इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अगर वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पर फोर्स तो परपेंडिकुलर लगेगा ही बी फील्ड का, अभी का, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? ऑल द टाइम सेम रहेगा, बट फोर्स वेरिएबल रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? क्यू भी, ऐसे लिख सकते हैं भाई। हम लोग तो यहाँ पे समझ गए ना, जो वीडियो फॉलो करते हैं उनको भी तो समझ में आना पड़ेगा कि कैसे हो गया। एफ एक्स का एफ एक्स ए है, एफ वाई ए है, तो क्यू बी बाहर आ जाएगा, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा? वी नॉट के बराबर रहेगा, करेक्ट? तो ऑलवेज ए रहेगा। ए एक्स क्या होगा एवरीवन? बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट डिपेंड कर रहा है, राइट? एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है? बाई कंपोनेंट पे। और ए वाई क्या है? इसको कहीं बॉक्स में से राइट में लिख लीजिएगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। चलिए, अब आप लोग का रेस्ट एंड मोशन में जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा यूज़ करते हैं। आप लोग को याद है या नहीं है? काइनेटिक्स में दो कैटेगरी था, एक तो था कि एक्स देके वी एक्स और ए एक्स पूछते थे, एक्स दिए पूछते क्या था? वी एक्स और क्या? एक्स। उल्टा क्या था? एक्स देकर वी एक्स और एक्स, करेक्ट? तो मुझे चाहिए क्या? आपको निकालना है भाई ट्रैजेक्टरी, पाथ। तो पाथ का डिफिनेशन, लोकस कैसे निकालते हैं? लोकस रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स बाय एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल लाइक टाइम, दूसरे वेरिएबल को हटाकर, यही है ना? इसका मतलब है कि मुझे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दे तो पर्पस भी तो पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो आपको जाना कहाँ है? एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, और बाकी वेरिएबल को वहाँ से एलिमिनेट करना है। वेरिएबल के नाम पर सिर्फ क्या रहेगा? एक्स और वाई। और अगर वो इक्वेशन पैराबोला का आ गया तो पाथ पैराबोलिक रहेगा, और अगर इक्वेशन सर्कल का आ गया, राइट, तो पाथ क्या रहेगा? सर्कुलर रहेगा। और अगर सर्कल का इक्वेशन मैंने डेवलप कर दिया तो वहाँ से रेडियस भी पता चल जाएगा, वहाँ पे क्या पता चल जाएगा? अब प्लस उसका सेंटर ऑफ द सर्कल भी पता चल जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? जो मेरा इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन में आप यहाँ देखिए, यहाँ सब लोग देखेंगे, ये जो डेरिवेशन सिखा रहा हूँ उसके बेसिस पे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो एक्स से वी एक्स पे आना चाहेंगे, कहाँ आना चाहेंगे? एक्स से वी एक्स, करेक्ट? अब वी एक्स से फिर कहाँ? एक्स, और एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में जो भी मिलेगा, और ए वाई से कहाँ? वी वाई, अब वी वाई से कहाँ? वाई, करेक्ट? अब फिर क्या करेंगे लास्ट में? एक्स का रिलेशन निकल जाएगा और
बाइक का, और दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और क्या एलिमिनेट करेंगे, अदर वेरिएबल, और तब वहाँ पे एग्जैक्टली प्रूफ हो जाएगा कि ये किसका इक्वेशन था, सर्कल का था। ठीक है, ओके एवरीवन। अच्छा, मैं अभी आपको एसएचएम नहीं पढ़ाया हूँ। एसएचएम का इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है? एक मिनट। ए एसएचएम का जनरलाइज इक्वेशन है, क्या है? जहाँ पे के इज कांस्टेंट, या आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए, जहाँ पे ओमेगा रहेगा जिसका भी एसएचएम है, एक मिनट, जिसका भी एसएचएम है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एसएचएम का मतलब क्या है? एक पीरियोडिक सिचुएशन। अब जनरली हम लोग पार्टिकल का पोजीशन का एसएचएम देखते रहते हैं, बट एसएचएम किसी भी फंक्शन का हो सकता है। एसएचएम का इक्वेशन ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा? और आपका कैलकुलस के लास्ट चैप्टर में ही पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पे सॉल्यूशन इसका सिखाया जाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक कोई जनरलाइज वेरिएबल है, मुझे नहीं पता है, अगर इसके जगह पे x हो गया, क्या हो गया? तभी ए इक्वेशन एसएचएम का ये हो गया, g2x बाई dt स्क्वायर, राइट, इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसका मतलब यहाँ पे x क्या है? x एसएचएम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू वाई हो गया तब क्या हो जाएगा? बोलिए भाई, करेक्ट है ना? और मान लेते हैं कि इसके बदले vx हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ या ना? ये vx का एसएचएम हो गया, किसका हो गया? vx, करेक्ट है ना? थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़े हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन, और उसमें आप ए देखते होंगे, x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए भी देखे होंगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, करेक्ट। और अल्टरनेटिंग करंट में तो पक्का ऐसा इक्वेशन मिला होगा, जो I इक्वल टू समथिंग लाइक आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, है या ना? जिसमें आप एवरेज करंट, क्या मीन करंट निकालते थे, क्या निकालते थे? आरएमएस करंट कितना रहता था? मैक्सिमम करंट बाई √2, मैक्सिमम करंट बाई √2, आई नॉट बाई √2, करेक्ट है ना? तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, अगर ए इक्वेशन है d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मेडिकल वाले बच्चे मेरे पर ट्रस्ट कर लीजिएगा, और अब आपको तो मैथ में पढ़ना ही है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा कि इसका सॉल्यूशन ये होता है, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है लास्ट चैप्टर में, कैलकुलस में। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ए इक्वेशन आता है, x इक्वल टू व्हाट, ए साइन द साइनोसोडल फंक्शन आता है। एसएचएम का सॉल्यूशन क्या मिलता है? कॉसोसोडल या साइनोसोडल, दोनों को एक ही बोलते हैं। साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन का कंबाइंड क्या बोलते हैं? दोनों में एक थोड़ा ही डिफरेंस है ना भाई। कॉस के ग्राफ को पाई बाई 2 से आगे या पीछे कर दें, साइन का ग्राफ बन जाएगा? नहीं, कॉस के ग्राफ को खींच दें पाई बाई 2 से आगे या पीछे, तो किसके ग्राफ से मैच कर जाएगा? साइन के ग्राफ से। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है? मतलब इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ट्रिग्मेट साइनोसोडल फंक्शन मिलता है। एक खाली लिख लीजिए किसका सॉल्यूशन ये है, कॉर्नर में। अब इसमें आपको रहेगा कि सर हाउ कैन यू फाइंड आउट ओमेगा एंड अल्फा या ए, तो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बट सॉल्व तो कर सकते हैं।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो अगर ए रहता तो इसको ऐसे लिखते, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, क्या बोलते हैं? बाई रहता तो क्या लिखते? यहाँ पे x रहता था लिखते x का एम्पलीट्यूड, बाई रहता तो बाई का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा वगैरह और ओमेगा हम लोग निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। वैसे ही अगर भी ये रहेगा, ये अगर है इस तरीके का, तब वी एक्स इक्वल क्या लिखिएगा? वी एक्स इक्वल टू व्हाट? जो भी इसका भी का यहाँ का यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, बट जो भी रहेगा हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना, इसका एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड इंटू, और इसका ए वैल्यू वी एक्स का वैल्यू रहेगा। अब वी एक्स का क्या रहेगा? मैक्सिमम वैल्यू। अब वी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई? मेरे केस में तो वी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट ही रहेगा, है ना। कभी तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट रहेगा, इसलिए वी एक्स और वी वाई दोनों रहेगा, बट एक ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मेरा मोशन में एलोंग ए ट्रेजेक्ट्री है, मान लेते हैं कि सपोज किए, तो सबको पता है ना, आप लोग तो पहले ही सोल्यूशन कर दिए हैं कि सर सर्कल मिलता है, राइट। तो ऐसे यहाँ से चला और यहाँ पे आएगा तो सिर्फ किसके लॉन्ग रहेगा? वाई एक्सिस, तो वहाँ पे वी एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो वहाँ पे बाई कंपोनेंट मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? वी नॉट, क्योंकि स्पीड तो सेम रखना है। और अगर यहाँ पहुँच गया देन वी वाई क्या रहेगा? 0। सिर्फ क्या रहेगा? वी एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वी नॉट, करेक्ट। यहाँ देखेंगे, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्यू वी बाई बी बाई एम, है ना। और इस इक्वेशन को अगेन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, वन टाइम डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का कुछ नाम दीजिए, 7th डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकेंड, और ए वाई को लिख सकते हैं डी वी वाई बाई डी टी, या ज़्यादा इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट एक काम कीजिए, यहाँ पे ही लिख कर दीजिए डी वी एक्स बाई डी टी। क्यों ज़्यादा इक्वेशन बनाइएगा? डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 5th विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड 6th विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। 5th और 6th को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर। फिर से एक बार बार बोल रहा हूँ, दिस डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल स्टूडेंट, खासकर ड्रॉपर के लिए तो बिल्कुल नहीं है, इसका रिजल्ट आपका काम में आएगा, ठीक है। बट एक कंबाइंड क्लास है तो डेरिवेशन करना था। ये डेरिवेशन के पीछे मेरा मेन मोटो है कि जब मैं एक अच्छा लेवल का प्रॉब्लम इस क्लास में सॉल्व करूंगा, जहाँ पे आप लोग को माइनस कर दूंगा, इन्हें आज ज्वाइन नहीं करना है क्लास में, तो वहाँ पे मुझे हेल्प मिलेगा, उसके लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। मैं मान लेते हैं कल के डेट में मुझे लॉरेंज फोर्स पढ़ाना हो, उस पर प्रॉब्लम ना हो, तो डेरिवेशन से ही इन लोग को सोल्यूशन समझा पाएंगे, ठीक है। इसलिए जानबूझ के मैं कर रहा हूँ। इसे कैसे कल के क्लास में बोले थे कि थोड़ा बहुत 10-15% ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बायो का। आप लोग चाहते हैं कि मैम लोग क्या करें, एनसीईआरटी का ही लाइन उठा दें, ऐसा नहीं भी हो सकता है। 20% ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, राइट। सारा प्रॉब्लम डिकेशन का आ जाएगा, जितना आप ऑर्गेनिक जानते हैं उतना आएगा। आ रहा है क्या? नहीं आएगा ना फर्स्ट टर्म में, ना सेकंड टर्म में, ना जेई मेन में, बट फिर भी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आप एक डोमेन को कवर कर रहे हैं। ऐसे तो सिलेक्टिव नहीं पढ़ सकते हैं, और सिलेक्टिव कोई पढ़ा भी नहीं सकता है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्यू बी बाई एम डी वी बाई डी टी, हाँ या ना। क्या लिखिएगा? क्यू बी बाई एम डी वी बाई डी टी कितना? ए बाई, और ए बाई का वैल्यू आपके सामने है, यही तो है ए बाई। तो क्या हो जाएगा? डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी बाई एम। ए बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 6th, क्यू वी एक्स बी वाई। देखिए तो मैंने सही लिखा, विथ नेगेटिव साइन ना।
इसका स्क्वायर कर दें। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एएसएचएम का इक्वेशन बना या नहीं बना? बन गया। इसका मतलब इसका Vx जो आप मोशन देख रहे हैं उसका Vx एसएचएम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? एसएचएम, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? QB/m। यहाँ पे ओमेगा का काम कौन करेगा? ये तो इसको कंपेयर करेंगे ना किसके साथ? d2Vx/dt² को माइनस ओमेगा स्क्वायर Vx के साथ कंपेयर करेंगे। जनरली हम लोग को माइंड में रहता है कि एसएचएम का इक्वेशन सिर्फ x और y का होता है। वो एक जनरल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो Vx का भी हो सकता है, x का भी हो सकता है, y का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर Vx, तो ये ओमेगा का काम जब इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, इस इक्वेशन का नाम देते हैं सेवेंथ। तो सेवेंथ को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा का काम कौन करेगा? QB/m। और एक QB/m को ही हम लोग आगे चले एक और नाम दिया था, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? ट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसका डेरिवेशन यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा और नेक्स्ट क्लास आकर जहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक है। बट मिस नहीं करना है, कब डेरिवेशन ख़त्म होके फार्मूला पे आ जाएंगे आपको तो पता नहीं है। अब प्लस ख़राब तो लग रहे हैं, कुछ तो जान रहे हैं, कुछ मतलब ये तो कम से जान गया कि अच्छा एसएचएम का इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, राइट। किसी का भी हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी सिर्फ एक्स और वाई का होगा, करेक्ट। यहाँ देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। जब एसएचएम पढ़ाएंगे तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम भी होता है। पार्टिकल का एक्स का पोजीशन भी एसएचएम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, वाई का पोजीशन भी। तो उसमें हम लोग दोनों एसएचएम को ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। तब ऐसे करने लगता है। कैसे करने लगेगा? सपोज कीजिए कि x इक्वल टू लेट अस सपोज x इक्वल टू a साइन ओमेगा t और y इक्वल टू a कॉस ओमेगा t। सपोज कीजिए ये हो गया एसएचएम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया? और दोनों का कंबाइन करना है, रिलेशन निकालना है। तो मोशन कैसा रहेगा? तो डिवाइड करेंगे तो लगता है बाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? tan ओमेगा टी। इसका मतलब इसके अलॉन्ग करेगा। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम। और कम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम इज मच मोर इम्पोर्टेंट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एंड नीट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एडवांस। उस पर क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में काम करना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्टिंग है, रोटेशन, लेकिन स्टार्ट तो वहाँ से ही होता है, धीरे 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 1 बाय 1 सीखते जाइएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन को कंटिन्यू करूँगा।